हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर सब्जेक्ट है। ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैं आज ब्रीफिंग करवा रहा हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो में। एंड आफ्टर दिस वीडियो हम लोग सभी वीडियोज़ में टॉपिक वाइज हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस कंटेंट क्या है, क्या इसकी वेटेज है एसएससी जेईई में, मेंस में और प्री में कितनी वेटेज है, सिलेबस कंटेंट क्या रहेगा एसएससी जेईई के हिसाब से, और हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। थ्रू आउट इंडिया इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कुछ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में क्वांटिटी सर्वेइंग के नाम से भी जाना जाता है, क्वांटिटी सर्वेइंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके पार्टिकुलर रेफरेंस की, जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बाई B.N. दत्ता। दिस इज़ माई रेफरेंस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी डिफरेंट IAS कोड्स भी मैं यूज़ करूँगा, वो भी मैं आपको इसी पार्टिकुलर वीडियो में दिखाऊँगा कि डिफरेंट IAS कोड्स मैं इस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए कौन कौन से यूज़ करूँगा। वैसे तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के लिए जनरल केस में आपका IAS कोड नंबर 1200 यूज़ होता है, IAS 1200 यूज़ होता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये पार्टिकुलर कोड आपका मोड ऑफ मेजरमेंट्स के काम आता है। तो अगर मैं इसके सिलेबस कंटेंट की या फिर पहले वेटेज की बात करते हैं, बेसिकली ये टॉपिक एसएससी जेईई के लिए ही इम्पोर्टेंट है और एसएससी जेईई के ही एग्ज़ाम में आता है। तो जनरल केस में अगर मैं बात करूँ इसकी वेटेज की, तो प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज अप्रॉक्स 10 मार्क्स रहती है। मीन्स मैं कह सकता हूँ अगर मेरा 100 मार्क्स का टेक्निकल पेपर है प्री एग्ज़ाम का, तो 8 से 9 नंबर की इसकी वेटेज रहेगी और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक जा सकती है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 10% वेटेज इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की रहती है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। एंड अगर मैं अपन मेंस की बात करते हैं, अगर मैं एसएससी जेईई के मेंस की बात करता हूँ, तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हम लोग पता लगाते हैं कि आउट ऑफ 300 टेक्निकल मार्क्स हमारी जो वेटेज रहेगी वो 25 से 30% रहती है। तो अगर मैं जनरल वेटेज यहाँ पर भी निकालूँ तो यहाँ पर भी मेरा 10% वेटेज आता है। तो दोनों केस में आपका चाहे प्री हो चाहे मेन हो, तो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो वेटेज रहेगा वो आपका 10% रहेगा। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करता हूँ, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ, तो इस सिलेबस को मैंने टोटली 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ कॉल्ड एज दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड सेकंड वन चैप्टर विल बी मटेरियल कैलकुलेशन, लाइकवाइज मोर्टार कैलकुलेशन है, कंक्रीट कैलकुलेशन है, सीमेंट कैलकुलेशन है, प्लास्टर कैलकुलेशन है। एंड थर्ड टॉपिक विल बी आवर वैल्यूएशन एंड टेंडरिंग, वैल्यूएशन एंड टेंडरिंग। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसएससी जेईई के का जो हमारा सिलेबस है वो किस प्रकार से अपन कवर करेंगे। फिर हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिलेबस रहेगा वो हर पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर, यूनिट्स के अंदर या फिर चैप्टर के अंदर मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करवाऊंगा, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं आपको लिस्ट ऑफ IAS कोड्स इस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए, इस पार्टिकुलर सिलेबस के लिए जो हमारा रेफरेंसेज रहेंगे वो कौन कौन से IAS कोड्स रहेंगे वो डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो एसएससी जेईई का जो सिलेबस है दैट इज़ एस्टीमेट क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत प्रकार के एस्टीमेट्स पढ़ेंगे। लाइकवाइज प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है, रिवाइज्ड एस्टीमेट है, क्यूबिक एरिया एस्टीमेट है, या फिर हमारा यू कैन से आइटम रेट एस्टीमेट है। बहुत प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारे एनालिसिस ऑफ रेट्स हैं। बिल्ड ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होता है, BOQ क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रेट्स,
एनालिसिस ऑफ रेट्स बेसिकली कब करवाया जाता है? फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई मटेरियल है, इस मटेरियल का पहले हमारा टेंडर हो चुका है, लेकिन डीएसआर के हिसाब से, दैट इज़ दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से, डीएसआर के हिसाब से हमारे रेट्स उस पार्टिकुलर मटेरियल के लिए ही कम अवेलेबल है मार्केट में, तो हम लोगों को उस पार्टिकुलर मटेरियल की क्वांटिटी और उसका जो रेट फिक्स करना है वो हमारा कहलाया जाता है एनालिसिस ऑफ रेट्स। और जो पार्टिकुलर आइटम्स हमारे डीएसआर में नहीं होंगे, दैट इज़ दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में नहीं होंगे थ्रू आउट इंडिया के लिए, वो आइटम्स आपके होते हैं यूएसएसओआर में। बेसिकली रेलवेज जो है वो फॉलो करता है यूएसएसओआर, दैट इज़ यूनिफाइड स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स। एंड बेसिकली जनरल टर्मिनोलॉजी के लिए हमारा डीएसआर फॉलो होता है, दैट इज़ दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स की। बहुत इसके डीएसआर की हमारी लास्ट वॉल्यूम जो पब्लिश्ड है वो हमारी 2019 में पब्लिश्ड है, दैट इज़ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। एंड यूएसएसओआर हमारा यूनिफाइड स्टेट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स है, जो कि बेसिकली रेलवे के आइटम्स को, लाइक वाइज फिश प्लेट है, रेल है, स्लीपर्स है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस ऑफ रेट्स करवाने के काम आती है। मेथड्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, लाइक वाइज आपने पढ़ा होगा भाई, आपका लॉन्ग वाल मेथड, शॉर्ट वाल मेथड है, सेंटर लाइन मेथड है। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, लाइक वाइज मेरा ब्रिक वर्क है, वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है, पीसीसी है, क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट होती है, आपका स्टील के आइटम है, किलोग्राम में मेजरमेंट होती है। इस प्रकार से हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। मेथड एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में आप बोल सकते हैं ये हमारी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं, है ना। आइटम्स ऑफ द वर्क मीन्स अर्थ वर्क है, ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलर ब्रिक्स के बारे में, ट्रेडिशनल ब्रिक्स के बारे में, आरसीसी वर्क है, शटरिंग है, स्काफ फोल्डिंग है, टिम्बर है, पेंटिंग है, फ्लोरिंग है, प्लास्टरिंग है, बाउंड्री वाल का हम लोग काम देखेंगे, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक होता है, सेप्टिक टैंक जिसमें हमारा जैसे जो भी हमारा वाटर क्लोजेट से जो भी हमारा सीवेज निकलता है वो सेप्टिक टैंक में, अगर हमारे सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो हम लोगों को घर में ही सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है। बार बेंडिंग शेड्यूल, लाइक वाइज कोई भी छत बनानी है या फिर कॉलम बनाना है या फिर कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें रीइंफोर्समेंट सरिया कितना लगेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखेंगे। सेंटर लाइन मेथड है, मिड सेक्शन फार्मूला है, ट्रेपेजोइडल फार्मूला है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, कॉस्ट एस्टिमेट समझेंगे हम लोग सेप्टिक टैंक का, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स का। और यू कैन से हम लोग अर्थवर्क की कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, रोड पेवमेंट के लिए, ट्यूब वेल के लिए, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग्स के लिए, स्टील ट्रसेस के लिए, पाइल्स के लिए, पाइल कैप के लिए। अब वैल्यूएशन किस किस की करेंगे, ये हमारा कंप्लीटली एसएससी जेई का सिलेबस है। अभी वैल्यूएशन किस किस की करेंगे, वैल्यूएशन में अपने पढ़ेंगे वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, एसेस्ड वैल्यू क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, लाइक वाइज आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपका डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस निकालने के लिए। दोज मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, उसका मैं आपको ब्रीफिंग करवा देता हूँ। बाकी अपन हर पार्टिकुलर चैप्टर का डिस्कशन करेंगे ही, हर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, लाइक वाइज मैंने बताया आपको क्यूब एरिया एस्टिमेट है या फिर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, आइटम रेट एस्टिमेट है, रिवाइज्ड एस्टिमेट है, बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेशंस पढ़ेंगे और यू कैन सी बिल्डिंग एस्टिमेट के मेथड पढ़ेंगे, लाइक वाइज सेपरेट मेथड और इंडिविजुअल वाल मेथड है और सेंटर लाइन मेथड है। इंडिविजुअल वाल मेथड मीन्स आपका लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड मैं बोलूँगा यहाँ पर। टाइप्स ऑफ एरिया पढ़ूंगा, लाइक वाइज आपका कारपेट एरिया क्या होता है, टोटल एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, इस प्रकार के बहुत सारे एरियाज होते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे आइटम्स की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होती हैं, एंड अपन रेट एनालिसिस भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा दैट इज़ मटेरियल कैलकुलेशन। मटेरियल कैलकुलेशन के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे अर्थवर्क कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अर्थवर्क कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली अपन यहाँ पर जो मेथड्स फॉलो करेंगे दैट विल बी सिम्पसन्स रूल है, आपका यू कैन से ट्रेपेजोइडल फार्मूला है, मिड सेक्शन फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अर्थवर्क कैलकुलेशन हिली रोड्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, even for pre-examination and as well as for the मेंस एग्जामिनेशन। इस पार्टिकुलर चैप्टर में अपन डिस्कशन करेंगे लीड एंड लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। लीड एंड लिफ्ट बेसिकली होता क्या है, एंड कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल्स, लाइक वाइज कंक्रीट कैलकुलेशन, मोर्टार कैलकुलेशन एंड प्लास्टर वर्क की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, एंड आउटर्न टास्क्स भी डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज हमारा बेसिकली होता है, एक तो हमारा होता है नॉन शेड्यूल्ड आइटम जो हमारे बीओक्यू में नहीं होता है। बीओक्यू हमारा बेसिकली दैट इज़ बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में जो आइटम नहीं होता है उस पार्टिकुलर आइटम के लिए
हमारा बनता है NS आइटम। एग्जाम्पल मैं दूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई रोड का प्रोजेक्ट है, उसके फुटपाथ के लिए हमारा पेवर ब्लॉक है या फिर कर्ब स्टोन है, उसका अगर हमारा POQ में रेट नहीं दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दे रखी है, तो हम लोगों को उस आर्टिकल का क्लाइंट से हम लोगों को एक अलग से बिल पास करवाना पड़ता है, एक अलग से वेरिएशन लेना पड़ता है। तो वो हमारे आउटर्न टास्क होते हैं। अब आउटर्न टास्क में हमारे दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ नॉन शेड्यूल्ड आइटम, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आपका पेवर ब्लॉक है, कर्ब स्टोन है। एंड लेट अस सपोज दैट, मान लीजिए हमारी बिल्डिंग में पहले टफन्ड ग्लास लगना था, लेकिन टफन्ड ग्लास के कारण हमारी बिल्डिंग का जो कॉस्ट जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था, वो हमारे प्रोजेक्ट की टेंडर वैल्यू से एक्सीड कर रहा था। तो हम लोगों को बाय द वे उस टफन्ड ग्लास की बजाय हम लोगों को GRC जाली रिप्लेस करनी पड़ गई। मीन्स हमने कोई सस्ता आइटम ले लिया, या फिर टफन्ड ग्लास की बजाय हमने स्टेनलेस स्टील अलोंग विद टफन्ड ग्लास ले लिया, मीन्स महंगा आइटम ले लिया। तो सस्ता आइटम या महंगे आइटम को हम लोगों को एग्जिस्टिंग आइटम को रिप्लेस करना है किसी भी सस्ते आइटम से या महंगे आइटम से, तो उस पार्टिकुलर केस में हम लोगों को एक अलग से वेरिएशन लेना पड़ता है। एंड उस वेरिएशन के लिए जो आइटम पास होता है दैट विल बी NNS, दैट इज न्यू नॉन शेड्यूल्ड आइटम। तो ये नॉन शेड्यूल्ड एंड न्यू नॉन शेड्यूल्ड आइटम्स हमारे आउटर्न टास्क्स में इंक्लूड होते हैं। एंड हम लोग आखिरी टॉपिक इस पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। हमारा कैसे बनाया जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए, क्या आपकी ओवरलैप लेंथ रहती है, क्या आपकी बेंड लेंथ रहती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन बार बेंडिंग शेड्यूल। हमारा थर्ड टॉपिक विल बी वैल्यूएशन एंड टेंडरिंग, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे वैल्यूएशन के लिए टर्मिनोलॉजी अपन कौन कौन सी यूज़ करेंगे, लाइकवाइज मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है, BCI क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस इनकम, आउटगोइंग्स, जंक वैल्यू, रिटेबल वैल्यू, नेट इनकम क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्टिकुलर चैप्टर का, जिसके ऊपर हमारे SSC JEE में, मेंस में और प्री में एज वेल एज दोनों में हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ईयर्स परचेज क्या होता है, ऑब्सोल्यूशंस क्या होता है, एन्युइटी क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होती है, एसेस्ड वैल्यू क्या होती है, एंड लीज क्या होती है। और डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का टॉपिक के ऊपर भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए हमारे कौन कौन से मेथड हमारे सिलेबस में है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड है, परसेंटेज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। अपन डिस्कशन करेंगे जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, दो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड परसेंटेज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे एंड एज वेल एज थ्योरी भी डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क की क्लासिफिकेशन लाइकवाइज पैटी वर्क है, मेजर वर्क है, माइनर वर्क है, नेचर ऑफ द वर्क के आधार पर डिस्कशन किया जाता है, एंड आपका कॉस्ट ऑफ द वर्क के आधार पर डिस्कस किया जाता है। मेजर, माइनर, आपका इंटरमीडिएट वर्क कॉस्ट ऑफ द वर्क के आधार पर डिस्कस किया जाता है। एंड नेचर ऑफ द वर्क लाइकवाइज बिल्डिंग का वर्क है, ब्रिज का वर्क है, रेलवे का वर्क है, PEB शेड्स हैं, तो आपका वाटर टैंक का वर्क है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वर्क है। तो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे हम लोग नेचर ऑफ द वर्क के आधार पर। एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द वैल्यूएशन में हम लोगों को क्या डिस्कशन करना, लाइकवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ओनर कौन होता है, अर्नेस्ट मनी क्या होती है, अर्नेस्ट मीन्स जो भी आपका मनी पहले जमा करवाई जाएगी, सिक्योरिटी मनी क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स, और यू कैन से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दैट इज DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, एज वेल एज अपन यूनिफाइड स्टेट्स शेड्यूल ऑफ रेट्स को अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। PWD अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, मेजरमेंट बुक क्या होती है, मस्टर रोल क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं, लेजर बुक क्या होती है, लेजर बुक क्या होती है, अपन सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस पार्टिकुलर सिलेबस की ब्रीफिंग को डिस्कशन किया है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में आपको अभी बता देता हूँ लिस्ट ऑफ IAS कोड्स जो हमारे इस पार्टिकुलर सिलेबस के लिए डिस्कशन में काम आएंगे, यूज़ में काम आएंगे। और कई बार SSC JEE में डायरेक्ट आपका IAS कोड का नंबर दे करके उसका यूज पूछ लेता है, उसका नाम पूछ लेता है। तो आइएगा हम लोग अभी हर एक कोड की एक बार लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज़ होंगी, मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपको सारी सिविल इंजीनियरिंग के लिस्ट ऑफ कोड्स की IAS कोड्स की ज़रूरत है तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जा सकते हैं, और उस वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो हमारा सबसे पहला IS कोड है, दैट इज़ 7973 1976। दिस इज़ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग वर्क ड्राइंग्स। जो भी हमारी ड्राइंग्स होती हैं, लाइकवाइज हमारी ड्राइंग्स होती हैं, एक GFC होता है दैट इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, एंड एक आपका होता है NGFC दैट इज़ नॉट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। हम लोग गुड फॉर कंस्ट्रक्शन जो ड्राइंग्स होती हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, उस पर्टिकुलर ड्राइंग को प्रिपेयर करने के लिए क्या उसके प्रोविजंस होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर IS कोड। Number 2 code is, that is IS code number 8338 1976, that is reaffirmed in 1992, that is recommendations relating to primary elements in the design of school library buildings। जो स्कूल की लाइब्रेरी बिल्डिंग्स होती हैं उनके डिज़ाइन के लिए उनमें किस प्रकार का डिज़ाइन देना है, स्लैब किस प्रकार की देनी है, कैसे सब ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर IS कोड, दैट इज 8338 1976 और यू कैन से reaffirmed in 1992। अब हमारा आता मेन IS कोड, दैट इज IS कोड नंबर 1200। ये इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मेन कोड है और यू कैन से आप अगर फील्ड में काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला IS कोड आपका ये होता है। IS कोड नंबर 1200 1992 में आया लेकिन 1997 में रीफ्रेम्ड हो गया। दैट इज़ इस पार्टिकुलर कोड का नाम है मोड ऑफ मेजरमेंट्स और यू कैन से मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। अब इसका पार्ट 1 क्या कहता है, अब देखिएगा ये वर्ड आप कॉमन लगाते रहिएगा। मोड ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट डिस्कस कर रहा है बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, लेकिन किसके लिए, अर्थ वर्क के लिए। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे कंक्रीट वर्क्स के लिए, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स एंड बिल्डिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में कंक्रीट वर्क्स के लिए पार्ट नंबर 2 काम आएगा, ब्रिक वर्क के लिए पार्ट नंबर 3 काम आएगा, स्टोन मैसनरी के लिए पार्ट नंबर 4 काम आएगा, फॉर्म वर्क के लिए और शटरिंग के लिए आपका पार्ट नंबर 5 काम आएगा, रिफ्रैक्टरी वर्क के लिए आपका पार्ट नंबर 6 काम आएगा, हार्डवेयर के लिए आपका पार्ट नंबर 7 काम आएगा, स्टील वर्क्स एंड आयरन वर्क के लिए और यू कैन से MS वर्क के लिए पार्ट नंबर 8 काम आएगा, रूफ कवरिंग इंक्लूडिंग क्लैडिंग्स वगैरह के लिए आपका पार्ट नंबर 9 काम आएगा, सीलिंग्स के लिए लाइकवाइज फॉल सीलिंग है या फिर POP वर्क है, लाइनिंग्स हैं, आपका पार्ट नंबर 10 काम आएगा। एंड पार्ट नंबर 11 आपका पेविंग्स के लिए, फ्लोर फिनिशिंग के लिए, डेडो स्ट्राइक स्कर्टिंग्स के लिए। पेविंग मतलब जैसे आपका पेवर ब्लॉक्स होता है, फ्लोर फिनिशिंग के लिए लाइकवाइज टाइलिंग वर्क्स के लिए। डेडो क्या होता है, बेसिकली हम लोग देखते हैं किचन में या फिर बाथरूम में हम लोग पूरी दीवार पे टाइल्स लगा देते हैं तो यू कैन से उसको हम लोग डेडो बोलते हैं। एंड स्कर्टिंग क्या होती है, जैसे हमने मान लीजिए नीचे मार्बल लगवाया तो स्कर्ट बनवाते हैं, तो मतलब चारों तरफ हम लोग बॉर्डर घुमा देते हैं, तो दैट इज स्कर्टिंग। पार्ट नंबर 12 आपका होता है प्लास्टरिंग के लिए एंड पॉइंटिंग्स के लिए। पॉइंटिंग बेसिकली आप प्लास्टरिंग तो समझ गए होंगे, प्लास्टर करना, लेकिन पॉइंटिंग लाइकवाइज आपने 2 पत्थर को जोड़ने के बाद जोड़ा तो बीच में उसमें मसाला लगाया, लेकिन बाहर पॉइंटिंग बनानी है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दूंगा, आप मेरी वीडियो में जा सकते हैं, दैट इज आपका वीडियो आप मेरी सर्च कर सकते हैं। उस वीडियो का नाम है जनरल केस में आपका पेवर ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड कर्ब स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी फिक्सिंग। इस पार्टिकुलर वीडियो में उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। पार्ट नंबर 13 जो आपका वाइट वॉशिंग के लिए है, कलर वॉशिंग के लिए, वाल पुट्टी के लिए है, प्राइमर के लिए, डिस्टेम्परिंग के लिए है, समोसम के लिए है, पेंटिंग्स ऑफ बिल्डिंग सरफेसेस के काम आता है। पार्ट नंबर 14 आपका ग्लेजिंग के लिए, ग्लेजिंग हमारी होती है जो गेट वगैरह के ऊपर लगती है, ग्लेजिंग सबके लिए। पार्ट नंबर 15 आपका पेंटिंग, पॉलिशिंग एंड वार्निशिंग के लिए। पार्ट नंबर 16 आपका है लेइंग ऑफ वाटर एंड सीवर लाइंस के लिए, इंक्लूडिंग अपरटेंट आइटम्स लाइकवाइज हमारी एंगल वाल है या फिर हमारी बिब कोक है या फिर लॉन्ग बॉडी है, इस प्रकार की चीज़ें। वाटर एंड सीवर लाइंस के लिए बेसिकली जनरल केस में अगर हम लोग बात करते हैं सीवर लाइंस में, वाटर पाइप लाइन में तो हमारा CPVC पाइप्स यूज हो जाते हैं, वाटर लाइंस में तो हमारे लिए CPVC पाइप्स यूज हो जाते हैं। लेकिन सीवर लाइंस में हमारा सीवर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका रेन वाटर और स्टॉर्म वाटर सीवरेज और एक आपका होता है जनरल बिल्डिंग्स के लिए जो सीवरेज यूज होता है। तो जनरल केस में RCC के NP4 पाइप्स, NP4 RCC के ह्यूम पाइप्स यूज होते हैं। किसके लिए, बेसिकली आपका अगर मैं बात करता हूँ स्टॉर्म वाटर के लिए और हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप्स के लिए, पाइप्स आपके यूज होते हैं। HDPE पाइप्स यूज होते हैं आपके, किसके लिए, जनरल केस में नॉर्मल बिल्डिंग सीवर्स के लिए, फिर हाउस होल्ड सीवर्स के लिए। पार्ट नंबर 17 जो आपका दैट इज़ रोड वर्क
इंक्लूडिंग एयरफील्ड पेवमेंट्स के लिए, एयरफील्ड पेवमेंट्स लाइकवाइज आपका जो टैक्सीवे या रनवे होता है एयरपोर्ट पे, उस एयरफील्ड पेवमेंट्स के लिए आपका पार्ट नंबर 17 काम आता है। पार्ट नंबर 18 आपका हम लोगों को डीमोलिशन एंड डिसमेंटलिंग करना है बिल्डिंग को, तो उस पर के लिए या फिर रोड को डीमोलिशन डिसमेंटलिंग के लिए उनके आइटम्स के रेट अगर हम लोगों को क्लेम करने हैं क्लाइंट से, हम लोगों को पैसा मांगना है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो हम लोगों का पार्ट नंबर 18 काम आएगा। पार्ट नंबर 19 जो है दैट इज़ वाटर सप्लाई के लिए, प्लम्बिंग एंड ड्रेन्स के लिए। पार्ट नंबर 20 जो है दैट इज़ लेइंग ऑफ गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस के लिए। पार्ट नंबर 21 जो है वुड वर्क के लिए या फिर ज्वाइनरी वर्क के लिए। पार्ट नंबर 22 जो है दैट इज़ मटेरियल्स के लिए, मटेरियल की मेजरमेंट एट एक्स्ट्रा के लिए, जो मटेरियल्स होंगे उनकी मेजरमेंट्स के लिए काम आएगा हमारा पार्ट नंबर 22। सबसे ज़्यादा काम आने वाला पर्टिकुलर पार्ट है। पार्ट नंबर 23 हम लोगों को सीट पाइल वाल्स के लिए या फिर पाइलिंग के लिए काम आएगा। पार्ट नंबर 24 दैट इज़ वेल फाउंडेशंस के लिए, जहाँ पर हमारा पाइल फाउंडेशन सक्सेस नहीं होती है वहाँ पर हमारे ओपन केजन्स एंड वेल फाउंडेशंस काम आती हैं। दैट इज़ पार्ट नंबर 24 में कवर्ड है। पार्ट नंबर 25 दैट इज़ टनलिंग के लिए, टनलिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, टनलिंग किस प्रकार से की जाती है, आपका रॉक जो स्ट्रेटा होती है उस स्ट्रेटा के आधार पर टनलिंग के लिए मेथड्स कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे, दैट इज़ गिवन इन पार्ट नंबर 25। पार्ट नंबर 26 दैट इज़ एसिड रेजिस्टेंट लाइनिंग के लिए, मीन्स कहीं पर हमारा लीकेज वगैरह है तो हम लोगों को वहाँ पर कौन सा मटेरियल पार्टिकुलरली यूज़ करना है, जो साइट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए हमारा पार्ट नंबर 26 यूज होगा। पार्ट नंबर 28 हमारा है, और पार्ट नंबर 27 इज़ अर्थवर्क डन बाई मैकेनिकल अप्लाइंसेस के लिए हमारा। पार्ट नंबर 27 लाइकवाइज डिगर है, स्क्रैपर वगैरह हैं। पार्ट नंबर 28 साउंड इंसुलेशन वर्क के लिए, मीन्स एक रूम से दूसरे रूम में साउंड ना जाए तो उसके लिए हम लोगों को साउंड इंसुलेटेड वॉल बनाई जाती हैं। तो उन वॉल्स बनाने के लिए हमारा क्या पर्पज़ है और कैसे बनती हैं, क्या हमारा मटेरियल यूज़ होना चाहिए एंड एवरीथिंग गिवन इन पार्ट नंबर 28। तो मैं कह सकता हूँ IS कोड के जो 1200 के जो पार्ट 1 से लेकर के 28 तक जो पार्ट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग लाइन प्रोजेक्ट। बेसिकली बिल्डिंग लाइन प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी पार्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला IS कोड नंबर 1200 है। IS कोड नंबर 13415 1992 दैट इज़ कोड ऑफ सेफ्टी फॉर प्रोटेक्टिव बैरियर्स इन द एंड अराउंड द बिल्डिंग्स। मीन्स आपकी जो PPE किट होती हैं, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो किट होती हैं, PPE किट्स को डिफाइन करने के लिए, मीन्स आपका एक इंजीनियर के लिए किस प्रकार का, किस कलर का हेलमेट होगा, या फिर हम लोग बात करते हैं एक लेबर के लिए किस प्रकार का होगा, सेफ्टी वाले बंदे के लिए किस प्रकार का हेलमेट होगा, SNT वाले कैंडिडेट के लिए जो सिग्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो कैंडिडेट है उसके लिए किस कलर का हेलमेट यूज होगा, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 13415 1992। अगर मैं बात करता हूँ 13416 कोड की, जो कि हमारा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक है हमारा, तो इसमें बेसिकली हमारे दैट इज़ रिकमेंडेशंस फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट हैजार्ड्स एट वर्क प्लेसेस, और यू कैन से जो भी हमारे मिस हैपनिंग्स होती हैं एक साइट पर, उन सब को रोकने के लिए हमारे जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं। पार्ट 1 में क्या है, फॉलिंग मटेरियल का हैजार्ड प्रिवेंशन, मीन्स आपका मटेरियल नीचे ना गिरे उसके लिए हम लोगों को क्या क्या प्रोविज़न बरतने हैं, प्रोविज़न यूज़ करने हैं साइट पर, उसके लिए हमारा IS कोड नंबर 13416 पार्ट नंबर 1 दिया गया है। फॉल प्रिवेंशन हमारा कोई इंसान मतलब डायरेक्ट ऊपर से अगर गिर जाए तो उसको रोकने के लिए वो कैसे रुक सकता, वो गिरे ना, तो पार्ट नंबर 2 में दे रखा है। डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस, और जो हमारा गार्बेज वगैरह है उसको डिस्पोज करने के लिए पार्ट नंबर 3 काम आएगा। टिम्बर स्ट्रक्चर्स के लिए पार्ट नंबर 4 काम आएगा, और फायर प्रोटेक्शन के लिए हमारा पार्ट नंबर 5 काम आएगा। IS कोड नंबर 13430 1992 दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग एडिशनल कंस्ट्रक्शन एंड अल्ट्रेशन टू द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। मीन्स हमारी कोई भी हमें चेंजेस करने हैं, अल्ट्रेशन करनी है, तो हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस काम आता है 13430। अगर हम लोगों को एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी है उस टाइम पर सेफ्टी के क्या क्या प्रोविजन रहेंगे, दैट आर गिवन इन IS कोड नंबर 13430। IS कोड नंबर 36966 1987 दैट इज़ सेफ्टी कोड फॉर स्काफोल्ड्स एंड लेडर्स। जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, फिर स्काफोल्ड होती हैं, घोड़ी होती है, बड़ी सीढ़ी, छोटी सीढ़ी होती है, तो स्काफोल्ड्स एंड लेडर्स के लिए हमारा IS कोड नंबर 3696 दे रखा है। पार्ट 1 में स्काफोल्डिंग दे रखा है, पार्ट 2 में हमारा लेडर्स दे रखी हैं।
उनके लिए सेफ्टी कोड है। IS कोड नंबर 1038 1083 नंबर, दैट इज स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील वर्क विंडोज वेंटिलेटर्स। आपका बेसिकली जनरल केस में स्टील डोर्स के लिए ये बेसिकली थोड़ा बहुत इसमें कवर अप और भी हो जाता है, दैट इज UPVC डोर्स एंड विंडोज़ के लिए भी आपका ये कवर अप कर लेता है कि हमारी जो स्टील की जो फ्रेम बनाया है, विंडो का फ्रेम बनाया है या फिर वेंटिलेटर का जो फ्रेम बनाया है वो कितने गेज की चद्दर में बनाया है, उसके अंदर SS है कि नहीं है, दैट इज स्टेनलेस स्टील के पाइप्स हैं कि नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 1038 1983, दैट इज रीअफर्म्ड और यू कैन से अपडेटेड इन 1996। IS कोड नंबर 1081 1960, reaffirmed in 2001, that is code of practice for fixing and glazing of metal। मीन्स आपकी जो फिक्स मेटल लाइक वाइज स्टील है, एल्यूमिनियम डोर है, विंडोज वेंटिलेटर को फिक्स करने के लिए आपका कोड नंबर दे रखा है IS कोड नंबर 1081 1960। IS कोड नंबर 1322 हमारा है, दैट इज बिटुमिन फेल्ट्स फॉर वाटर प्रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग मटेरियल्स के लिए। जो हमारा लाइक वाइज हम प्लिंथ बीम वगैरह देते हैं तो उस पर डैम प्रूफिंग कराते हैं, DPC कर वगैरह करवाते हैं, तो उसमें बिटुमिन का अमाउंट किस प्रकार का लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 1322। हमारा IS कोड नंबर 1361 1978, दैट इज और यू कैन से अपडेटेड इन 2001, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील विंडोज फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए। इंडस्ट्री बिल्डिंग्स के लिए जो स्टील विंडोज़ वगैरह हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं इस पर्टिकुलर कोड में। IS कोड नंबर 1477 1971, दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर पेंटिंग ऑफ फेरस मेटल्स इन बिल्डिंग्स। पार्ट 1 इसमें प्री ट्रीटमेंट मीन्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भी हम लोगों का जो फेरस मेटल्स हैं उनमें आपका जो भी हमारा लाइक वाइज प्राइमर वगैरह करवाते हैं, हम लोग प्राइमिंग करवाते हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 1477। IS कोड नंबर 1553, दैट इज डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग्स। लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू इट्स प्राइमरी एलिमेंट्स। प्राइमरी एलिमेंट्स में आपका बीम आ जाता है, कॉलम आ जाता है, स्लैब आ जाती है, या फिर आपका टेरेस वगैरह आ जाते हैं। सेकेंडरी एलिमेंट्स में हमारा पार्टीशंस वगैरह, एल्यूमिनियम वर्क वगैरह आता है। तो इसमें प्राइमरी वर्क्स के लिए लाइब्रेरी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन जो किया जाता है वो आपका IS कोड नंबर 1553 में दे रखा है। IS कोड नंबर 1570, दैट इज शेड्यूल ऑफ रोट स्टील्स। रोट आयरन के जो स्टील होती हैं उनके शेड्यूल्स, उनके रेट्स वगैरह दे रखे हैं IS कोड नंबर 1570। पार्ट 1 में आपका दे रखा है जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड है उसके लिए पार्ट नंबर 1 काम आएगा, और जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है मीन्स वो एक प्रकार से धातु नहीं बना। एग्जाम्पल कास्ट आयरन की अगर मैं बात करूंगा तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, तो उस पर्टिकुलर अनअलॉयड स्टील्स के लिए हमारा कार्बन स्टील काम आता है। और स्टील स्पेसिफाइड बाई देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ और यू कैन से दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ UTS एंड यील्ड प्रॉपर्टीज लाइकवाइज गामा ST प्रॉपर्टीज, गामा स्टील प्रॉपर्टीज वगैरह गिवन है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा पार्ट नंबर 1 काम आएगा। IS कोड नंबर 1597, IS कोड नंबर 1597 1992, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसनरी। अब स्टोन मैसनरी में आप सब लोग जानते हैं, BMC में आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज रबल स्टोन मैसनरी एंड SLL स्टोन मैसनरी के काम आता है। तो पार्ट नंबर 1 रबल स्टोन मैसनरी के सब प्रोविजंस दे रखे हैं, पार्ट नंबर 2 में SLL स्टोन मैसनरी के सब प्रोविजंस दे रखे हैं। IS कोड नंबर 1609, दैट इज DPC के लिए बिटुमिन फेल्ट्स की कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर DPC, दैट इज डैम प्रूफ ट्रीटमेंट यूजिंग बिटुमिन फेल्ट्स आपका IS कोड नंबर 1609 में दे रखा है। 1624, दैट इज मेथड ऑफ फील्ड टेस्टिंग ऑफ बिटुमिन लाइम। जो भी बिटुमिन लाइम की फील्ड टेस्टिंग करवाई जाती है लाइक वाइज उसका पेनिट्रेशन वैल्यू है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू है या फिर एडहेशन टेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 1624 19। IS कोड नंबर 1626 1994, एस्बेस्टस सीमेंट जो हमारा के पाइप्स जो होते हैं, पाइप्स के लिए और हमारा पाइप की फिटिंग्स के लिए, गटर के लिए, गटर की फिटिंग्स के लिए एंड रूफ फिटिंग्स की स्पेसिफिकेशन सब लोग दे रखे हैं इसमें आपका IS कोड नंबर 1626 में। पार्ट नंबर 1 में पाइप एंड पाइप फिटिंग्स दे रखी हैं, पार्ट नंबर 2 में गटर एंड गटर फिटिंग्स दे रखी हैं एंड पार्ट नंबर 3 में रूफ की फिटिंग्स दे रखी हैं। IS कोड नंबर 1635 आपका फील्ड स्लेकिंग ऑफ बिल्डिंग लाइन
मीन्स लाइम जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है, उसकी स्लेकिंग के लिए और उसकी प्रिपरेशन ऑफ पुट्टी, जो वाल पुट्टी वगैरह हम बनाते हैं उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी रिलीज होगी, जो हमारी सफ़ेदी होती है, वाइट वाश होता है, उन सब में कितना पानी मिलेगा, उसकी स्लेकिंग करवाने के लिए, बिल्डिंग लाइम वगैरह की स्लेकिंग करवाने के लिए आपका IS कोड नंबर 1635 काम आएगा। 1641 दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग। फायर की सेफ्टी के लिए हमारा IS कोड नंबर 1641 काम आएगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फायर ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशंस, ये इस पर्टिकुलर कोड का नाम है। IS कोड नंबर 1642 भी आपका फायर सेफ्टी के काम ही आएगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग्स जनरल के लिए, लेकिन ये डिटेल ऑफ द कंस्ट्रक्शंस के काम आएगा। मीन्स फायर के जो हमारे फायर के बचाने के लिए, फायर के प्रिवेंशन के लिए हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार का कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, वो हमारा IS कोड नंबर 1642 में दे रखा है। IS कोड नंबर 1643 एंड 1644 1643 और 1644 हैं। बेसिकली कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग्स जनरल, दैट इज एक्सपोजर हैजार्ड। और आपका जो IS कोड नंबर 1644 है, जो दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग्स जनरल, दैट इज एग्जिट रिक्वायरमेंट, कैसे निकलना है, एंड पर्सनल हैजार्ड, आपको कैसे अपनी पर्सनली आपको अपनी कैसी हेल्प करनी है, कैसी सहायता करनी है, आपका IS कोड नंबर 1644 में दे रखा है। IS कोड नंबर 1646 दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग इलेक्ट्रिक एंड आपका इंस्टॉलेशंस के काम आता है। IS कोड नंबर 1661 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सीमेंट एंड सीमेंट लाइम प्लास्टर फिनिशेज, सीमेंट की एप्लीकेशंस के लिए और सीमेंट लाइम जो प्लास्टर की फिनिशेज होती है वो किस प्रकार से। IS कोड नंबर 1725 जो है दैट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोइल बेस्ड ब्लॉक्स इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सोइल बेस्ड ब्लॉक्स लाइकवाइज डबल AC ब्लॉक्स जो आपके होते हैं ना, दैट इज ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक्स, उसके लिए आपका कोड नंबर IS कोड नंबर 1725 काम आता है। IS कोड नंबर 1905 हमारा काम आएगा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्ट्रक्चर यूज ऑफ अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी। मीन्स जो हम लोग अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी समझ रहे हैं आप, लाइक स्टोन मैसनरी है या फिर स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए उनका स्ट्रक्चर यूज़ क्या रहेगा वो आपका गिवन है IS कोड नंबर 1905 में। IS कोड नंबर 2212 दैट इज ब्रिक वर्क दे रखा है, ब्रिक वर्क का कोड ऑफ प्रैक्टिस वर्क है। ब्रिक वर्क के लिए आपका IS कोड नंबर आपका जनरल केस में 2212 यूज होता है, दैट इज 2212 है ना। तो आपका 2250 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ मैसनरी मोर्टार्स, जो भी आपकी चिनाई होती है, मैसनरी होते हैं, मैसनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लिए मसाला बनाने के लिए, मोर्टार बनाने के लिए क्या कैसे उसको बनाया जाएगा, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा। लाइक वाइज 4 इंची दीवार में आपका कितना मसाला लगेगा, या फिर 9 इंची दीवार में आपका कितना मसाला लगेगा, 14 इंची दीवार में कितना मसाला लगेगा, 9x9 के कॉलम में क्या मसाला लगेगा, मोर्टार लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 2250। IS कोड नंबर 3764 दैट इज कोड ऑफ सेफ्टी फॉर एक्सकेवेशन वर्क। आपको अगर खुदाई करनी है कहीं पर भी, मान लो एक्सकेवेशन करनी है, तो एक्सकेवेशन करने से पहले किसकी परमिशन लेनी है, कहीं नीचे गैस की पाइपलाइन तो नहीं है। SNT वर्क है, दैट इज सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क, फ्यूचर में तो नहीं आ रहा है, कहीं पर वहाँ पे सीवर लाइन तो नहीं है, HDP पाइप्स तो नहीं है, सबके को ध्यान रखने के लिए आपका कोड ऑफ सेफ्टी काम आता है, दैट इज एक्सकेवेशन वर्क्स के लिए। IS कोड नंबर 3861 आपका काम आता है मेथड ऑफ मेजरमेंट फॉर प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, रेंटेबल एरियाज ऑफ द बिल्डिंग। मीन्स प्लिंथ एरिया मेजरमेंट करने के लिए आपका IS कोड नंबर 3861 काम आएगा। मीन्स आपका कोई भी मान लीजिए लेट अस सपोज दैट क्लाइंट है, क्लाइंट फॉर एग्जांपल राइट्स है, राइट्स ने मान लीजिए किसी L&T कंपनी को फॉर एग्जांपल काम दे दिया, तो L&T कंपनी ने मान लीजिए वो वर्क लिया राइट्स से, लेट अस सपोज दैट प्लिंथ एरिया एस्टीमेट पे, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट पे काम लिया, तो प्लिंथ एरिया की कैसे मपाई होगी, कैसे मेजरमेंट होगी, प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होगा, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 3861। अगर मैं प्लिंथ एरिया का एस्टीमेट की बात करता हूं तो 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एरिया का प्लिंथ एरिया का जो एस्टीमेट होता है अप्रोक्स फिनिशिंग का, कंप्लीट बिल्डिंग की फिनिशिंग 1 मीटर स्क्वायर की जो फिनिशिंग दी जाएगी वो दी जाएगी 13,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक, 15,000 तक लिए जाएगी पर मीटर स्क्वायर से। मतलब 1 मीटर स्क्वायर बिल्डिंग को अगर हम लोगों को पूरा फिनिश करके देना है, इंक्लूडिंग ACP क्लेडिंग, इंक्लूडिंग HPL क्लेडिंग, इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिशिंग, वुडन वर्क एट एक्स्ट्रा, तो हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर में जो रेट लगेगा वो हमारा होता है 13,000 से 15,000 पर मीटर स्क्वायर। जो हमारे टेंडर छूटते हैं, टेंडरिंग होती है, कोई भी क्लाइंट आपके कॉन्ट्रैक्टर को देता है तो प्लिंथ एरिया के आधार पर ही देता है कि इतना एरिया उसको आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है। जिसका सबसे लोवेस्ट बिड होती है
उसको आपको टेंडर वो छूट जाता है। तो जनरल केस में याद रखेंगे आप लोगों को 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 13,000 से 15,000 पर मीटर स्क्वायर होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपका इससे कम भी प्रोजेक्ट को ले सकता है, टेंडर को ले सकता है, लेकिन वो क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएगा, वो आपका सारी चीज़ों को दबा देगा, वो आपका ब्रिक वर्क सही नहीं देगा, ब्रिक्स की क्वालिटी खराब देगा, मसाले की क्वालिटी खराब देगा, ओपीसी सीमेंट की बजाय पीपीसी सीमेंट लगाएगा। बहुत प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं। IS कोड नंबर 4014 दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्टील ट्यूबुलर स्काफोल्डिंग। मीन्स जो आपकी आजकल देखा होगा आपने जो स्काफोल्डिंग चली हुई है वो आपकी चली हुई है जनरल केस में स्टील की। तो स्टील में नीचे पाइप्स आपके कस दिए जाते हैं, पहले की तरह नहीं कि जो भी आपके फट्टे बल्ली या फिर गोले होते थे उनकी तरह नहीं। आजकल स्टील ट्यूबुलर स्काफोल्डिंग्स के लिए आपका IS कोड नंबर 4014 काम आता है, पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 आपका स्टील ट्यूबुलर स्काफोल्डिंग के काम आएगा। एंड पार्ट नंबर 2 आपका है सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर स्काफोल्डिंग। मीन्स आपका स्काफोल्डिंग करते वक्त आपको क्या क्या सेफ्टी रेगुलेशंस देखने हैं, उन पार्टिकुलर चीज़ों के लिए आपका पार्ट नंबर 2 काम आएगा। IS कोड नंबर 4081 1986 दैट इज सेफ्टी कोड फॉर ब्लास्टिंग एंड रिलेटिंग ड्रिलिंग ऑपरेशंस। मीन्स आपका लाइक वाइज सैंड ब्लास्टिंग है, शॉर्ट ब्लास्टिंग है और ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं, सब करने के लिए आपको क्या क्या सेफ्टी बरतनी है, किस प्रकार से आपकी ड्रिल मशीन चलनी चाहिए, क्या उसमें हैमर प्रेशर रहना चाहिए, एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 4081 1986। IS कोड नंबर 4082 स्टैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। लाइकवाइज आपका साइलोज है, साइलोज के अंदर हम लोग क्या सीमेंट स्टोर करेंगे, लाइकवाइज हम लोग अगर सीमेंट स्टोर करता हूँ है ना, बंकर्स हैं, बंकर्स में आपका क्या स्टोर होगा, लाइकवाइज एग्रीगेट्स हैं या फिर लिक्विड हैं, आपका एडमिक्सचर्स हैं, एटक्स्ट्रा, है ना, सब इसमें आपके स्टोर हो जाएंगे। तो इस पार्टिकुलर स्टोरेज के लिए साइलो का साइज़ क्या होना चाहिए, बंकर का साइज़ क्या होना चाहिए, बंकर को वेदर कंडीशंस क्या मिलनी चाहिए, साइलो को वेदर कंडीशंस क्या मिलनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 4082 1996 दैट इज स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब कैसे उसकी तह लगाई जाएगी, एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स एट साइट, उनकी रिकमेंडेशंस गिवन इन IS कोड नंबर 4082। IS कोड नंबर 4130 इसके अंदर हम लोगों को दे रखा है डिमोलिशन एंड हम लोगों के लिए डिसमेंटलिंग ऑफ द बिल्डिंग्स के लिए हमारा क्या क्या सेफ्टी रखनी है हमें, वो आपका सब इस कोड पार्टिकुलर कोड में दे रखा है। IS कोड नंबर 4912 दैट इज सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग्स। अब ये सबसे बड़ी बात है भाई, फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग्स की सेफ्टी रिक्वायरमेंट। लाइकवाइज आपने कोई दीवार के अंदर मान लीजिए कोई भी वेंटिलेटर छोड़ना है तो उसकी ओपनिंग का साइज कितना होना चाहिए, टॉप बोर्ड्स का साइज कितना होना चाहिए, सब आपके दे रखे हैं इस कोड नंबर 4912 में। 7272 आपका रिकमेंडेशंस फॉर आउटपुट कॉन्स्टेंट्स फॉर बिल्डिंग वर्क। अब सबसे बड़ी बात है इसमें भाई आउटपुट कॉन्स्टेंट्स कैसे निकलेंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्लाइंट ने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई टेंडर दिया, तो टेंडर देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना तो प्रॉफिट रखेगा। अब वो प्रॉफिट रखेगा तो वो वेदर कंडीशंस भी तो देखेगा, वेदर कंडीशंस के आधार पर कंक्रीट में कितनी सेविंग हो सकती है। कहीं वहाँ पर मान लीजिए उसने बैचिंग प्लांट दूर लगा लिया, दूर लगाने से क्या हुआ, उसके एडमिक्सचर्स ज़्यादा यूज हो गए तो वहाँ पर तो सेविंग कट गई। तो कहाँ कहाँ सेविंग हो सकती हैं, तो लाइकवाइज नॉर्थ जोन के लिए अपने नॉर्थ जोन में आपका जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, आपका पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान गुजरात, इस पार्टिकुलर रेंज में अगर अपन बात करते हैं तो आपका पार्ट नंबर 1 काम आता है। इस प्रकार से पार्ट नंबर 2 आपका साउथ जोन के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, सारे आपके बहुत सारे पार्ट्स इसके पार्टिकुलर दे रखे हैं। IS कोड नंबर 10403 ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटिंग टू बिल्डिंग फिनिशेज। बिल्डिंग फिनिशिंग की टर्मिनोलॉजी के लिए आपकी उनकी जो भी टर्म्स दे रखी हैं बिल्डिंग फिनिशेज के लिए, लाइकवाइज आपकी विट्रीफाइल टाइल लगनी है या फिर आपका ग्रेनाइट वर्क लगना है या फिर आपका टफन्ड ग्लास लगना है, स्टेनलेस स्टील का काम होना है, दरवाजे चढ़ने हैं, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 10403। आपका IS कोड नंबर 10421 दैट इज परफॉर्मा फॉर एनालिसिस ऑफ यूनिट रेट ऑफ शटरिंग फॉर्मवर्क फॉर कंक्रीट आइटम्स। मीन्स आपका शटरिंग का रेट या फिर फॉर्मवर्क और स्काफोल्डिंग वगैरह का रेट का आप लोगों को एनालिसिस करना है, यूनिट रेट एनालिसिस करना है, तो आप लोगों को IS कोड नंबर 10421 काम आएगा। आपका IS कोड नंबर 10421 है जो वो मैंने बता दिया। अब आपका IS कोड नंबर 10440 है दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक एंड रीइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट फ्लोर्स एंड रूफ्स बनाने के लिए आपका IS कोड नंबर 10440 काम आएगा। IS कोड नंबर 10521 दैट इज स्पेसिफिकेशन फॉर
कोलेप्सिबल गेट्स के लिए, मीन्स जो गेट आपके फ्यूचर में टूट जाएंगे या फिर ब्रेकअप हो जाएंगे, उनके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, उनकी लाइफ टाइम कितना होगा, उनका यूनिट रेट कितना होगा, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 10,521। अब आपका IS कोड नंबर 10,957 एंड ISO आपका इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका 244/1988 आपका ज्वाइंट्स इन द बिल्डिंग्स वोकेबलरी, उसकी वोकेबलरी गिवन है। मीन्स आपके बिल्डिंग्स में 2 बिल्डिंग्स हैं या फिर कहीं पर कंक्रीट और आपका प्लास्टर वर्क है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट और ब्रिक वर्क है, तो उस पार्टिकुलर ज्वाइंट्स में क्या क्या फिलअप किया जाएगा, दैट इज गिवन इन दिस पार्टिकुलर IS कोड 10,957 2444। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर मैं ब्रिक वर्क एंड कंक्रीट वर्क के जंक्शन पे अगर मैं चिकन वायर मैश लगा देता हूँ, अगर मैं चिकन वायर मैश लगा देता हूँ तो वहाँ पर आपके क्रैकिंग आने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो इस प्रकार के सब प्रोविजंस आपके दे रखे हैं इस पार्टिकुलर IS कोड में। IS कोड नंबर 10,958 और यू कैन से 3,447 में भी ये दे रखा है, ज्वाइंट्स इन द बिल्डिंग। जनरल चेकलिस्ट दे रखी है ज्वाइंट फंक्शंस की आपके इस पार्टिकुलर कोड में। IS कोड नंबर 10,959 दैट इज ग्लोसरी ऑफ टर्म्स फॉर सीलेंट्स फॉर बिल्डिंग्स पर्पज़, मीन्स बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए सीलेंट्स कौन कौन से यूज होंगे, लाइक वाइज डॉक्टर फिक्सिट है या फिर कोई भी सीलेंट है, GP2 ग्राउट वगैरह है। तो आपका IS कोड नंबर 10,959 एंड 6,927 में दे रखा है, ISO 6927 में भी दे रखा है। अब आपका IS कोड नंबर 11,050 एंड 11050 एंड ISO 717, इनका पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें आपका बेसिकली क्या दे रखा है, रेटिंग ऑफ साउंड इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स एंड ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स। बिल्डिंग्स में और बिल्डिंग एलिमेंट्स में उनकी जो रेटिंग रहेगी, रेटिंग इन द सेंस लाइकवाइज कि साउंड इंसुलेशंस के लिए रेटिंग 1, रेटिंग 2 स्टार 1 स्टार 2 के लिए आपकी किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार के एलिमेंट्स यूज होने हैं, ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन IS कोड नंबर 11050 और यू कैन से ISO 717। अब पार्ट 1 में क्या दे रखा है, एयरबोर्न साउंड इंसुलेशन, मीन्स आपका हवा के कारण आपका साउंड इंसुलेशन हो इन बिल्डिंग्स एंड ऑफ इंटीरियर बिल्डिंग एलिमेंट्स, तो उसके लिए कौन सा पार्टिकुलर मटेरियल लगना है, पार्ट 1 में गिवन है। पार्ट 2 में हमारा गिवन है इम्पैक्ट साउंड इंसुलेशन। कोई भी आपका मान लीजिए कोई दूसरे घर में, मान लीजिए कोई लेट अस सपोज दैट कोई भी ठक ठक कर रहा है, तो उसके लिए हमारा क्या मटेरियल लगाना है हमारे को साउंड इंसुलेशन अपने घर में बचाने के लिए। एंड पार्ट 3 में आपका दे रखा है एयरबोर्न साउंड इंसुलेशन ऑफ फैसेड एलिमेंट्स एंड फैसेड्स। अब फसाड क्या होता है, बेसिकली जनरल केस में अगर मैं बात करता हूँ किसी भी बिल्डिंग की, बिल्डिंग के आउटसाइड में हम लोग फिजिकल अपीयरेंस के लिए फैसाड वगैरह बना देते हैं, कोई भी मतलब कैंटिलीवर पोर्शन वगैरह बना देते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर आपका एयरबोर्न साउंड इंसुलेशन करवाने के लिए आपका कोड नंबर पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2 काम आते हैं। IS कोड नंबर 13,008 बेसिकली शैलो कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स के काम आएगा। जो आपका IS कोड नंबर 13008 है, दैट इज शैलो कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट स्पेसिफिकेशंस के लिए उनको दे रखी है। IS कोड नंबर 13,182 1991 दैट इज रिकमेंडेशंस फॉर वाटर प्रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग ऑफ वेट एरियाज इन द बिल्डिंग्स, मीन जहाँ पर भी सीपेज वगैरह है वहाँ पर हम लोगों को डैम प्रूफिंग कैसे करवा सकते हैं, या फिर वाटर प्रूफिंग करवाने के लिए पानी का रिसाव रोकने के लिए हम लोगों को कौन सा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली IS कोड नंबर जो 13182 है ये डॉक्टर फिक्सिट वगैरह को ही रिकमेंड करता है, या फिर GP2 ग्राउट या फिर एरलडाइट या एराड्यूर वगैरह को ही रिकमेंड करता है। IS कोड नंबर 13,828 दैट इज गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ऑफ लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग्स। अब ये क्या है, जहाँ पर मैसनरी वर्क प्रॉपर नहीं हुआ है, लो स्ट्रेंथ मैसनरी जहाँ पर मीन्स आपका लोड ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं, एंड लेट अस सपोज दैट वो पार्टिकुलर एरिया जो है वो आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मीन्स वहाँ पर आपके भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो उस पार्टिकुलर एरिया में हम लोगों को लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग्स की ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंस पावर और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स उसको कैसे बनाना है, ये सभी गाइडलाइंस आपकी दे रखी हैं। IS कोड नंबर 13,828। IS कोड नंबर 14243 के आपके पार्ट नंबर 1 and 2 पार्ट्स आर गिवन। IS कोड नंबर आपका 14243 दैट इज सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइट
फॉर बिल्डिंग्स इन हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में बिल्डिंग्स को डेवलप करवाने के लिए, साइट को डेवलप करवाने के लिए, उनका सिलेक्शन करने के लिए आपका ये कोड नंबर 14243 काम आएगा। पार्ट 1 आपका माइक्रो जोनेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, पार्ट 2 आपका सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। मीन्स अर्बन सेंटर्स की माइक्रो जोनेशन करवाने के लिए और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है, जोनिंग प्लान अप्रूवल है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ईच एंड एवरीथिंग आपका पार्ट 1 में कवर अप होगा। एंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, कैसे उसको सिलेक्ट करना है, कैसे उसको डेवलपमेंट करवानी है, पार्ट नंबर 2 में आपका दे रखा है। IS कोड नंबर 14687, दैट इज गाइडलाइन ऑफ फॉल्स वर्क फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। लाइकवाइज फॉल्स सीलिंग वगैरह करवानी है तो फॉल्स सीलिंग वर्क आपका जिप्सम बोर्ड वाला फॉल्स सीलिंग वर्क होता है, एक आपका होता है कंप्लीट POP वाला फॉल्स सीलिंग वर्क। तो POP में आपके फॉल्स सीलिंग में आपके POP वर्क होता है टोटली, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस वर्क होता है टोटली, और आपका जिप्सम बोर्ड वर्क रहता है, जिप्सम बोर्ड का फॉल सीलिंग वर्क रहता है। जिप्सम बोर्ड का फॉल सीलिंग वर्क की लाइफ जो आपकी होती है लाइक अप्रोक्स आप मान सकते हैं 10 ईयर्स। POP वर्क की जो फॉल सीलिंग आपकी होती है अप्रोक्स 20 ईयर्स होती है। दोनों का कॉस्ट में भी लगभग आपका 2 गुना का फ़र्क रहता है। लाइक एग्जांपल, अगर POP की फॉल सीलिंग का वर्क 1 मीटर स्क्वायर का अगर आपका पड़ेगा लगभग, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट लगभग 1300 से रुपये लेकर आपका 1500 रुपये तक। अगर POP वर्क वाली फॉल सीलिंग का वर्क अगर 1300 से 1500 रुपये पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा है, तो वहीं पर जिप्सम बोर्ड वाली फॉल सीलिंग का वर्क आपका पड़ेगा लगभग आप मान के चलिए 600 से 700 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। IS कोड नंबर 14689, दैट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी कैसे रखी जाएगी, प्रिंटिंग है, पब्लिक इंडस्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री है, कोई भी आपका इंडस्ट्री वर्क कहीं पर भी हो सकता है। आपका मान लीजिए सीट बनाने की फैक्ट्री है, सरिया बनाने की फैक्ट्री है, कहीं पर भी इंडस्ट्री है, वो आपका IS कोड नंबर, उसके लिए फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे आपके IS कोड नंबर 14689 में दे रखे हैं। IS कोड नंबर आपका 14804 14804, दैट इज गाइडलाइंस फॉर साइटिंग, साइट को सिलेक्शन करने के लिए, डिज़ाइन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी उनके लिए साइट का सिलेक्शन है, उनका डिज़ाइन है, लाइक स्टेड प्रो में जो भी डिज़ाइन होगा, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है, कौन कौन से मटेरियल्स उनके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि विंड कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है, हिली एरिया, भूकंप, अर्थक्वेक वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग पैरामीटर हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों के लिए मटेरियल का सिलेक्शन है, तो ये हम लोगों को गाइडलाइन देता है IS कोड नंबर 14804। IS कोड नंबर 14835 जो है, दैट इज़ गाइडलाइन फॉर एस्टिमेटिंग यूनिट रेट ऑफ आइटम्स। आपका क्या है भाई जो रेट ऑफ आइटम्स और एनालिसिस ऑफ रेट को हर एक आइटम का फिक्स करने के लिए किस में, रबल मैसनरी जो स्टोन मैसनरी है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की स्टोन मैसनरी वर्क जो है, रबल मैसनरी हो सकता है, एस्लर मैसनरी हो सकता है, कहीं पर भी आइटम का रेट फिक्सअप करने के लिए आपका IS कोड नंबर काम आएगा 14835। अब IS कोड नंबर 14959, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सोलूबल एंड एसिड सोलूबल क्लोराइड्स इन मोर्टार एंड कंक्रीट। अब भाई आपने मान लीजिए कंक्रीट के बनाते वक्त कोई भी एडमिक्सचर डाल दिया, वो वाटर सोलूबल भी होना चाहिए और वो एसिड सोलूबल भी होना चाहिए इन मोर्टार, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोगों को IS कोड नंबर 14959 काम आता है। अब इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो आपका फ्रेश मोर्टार है, बिल्कुल जो जिसको हम लोग ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं ना, ग्रीन कंक्रीट के लिए हमारा काम आएगा, ग्रीन कंक्रीट के हमारा काम आएगा, और फ्रेश मोर्टार और कंक्रीट बोल सकते हैं पार्ट नंबर 1। और हार्डन्ड मोर्टार, और यू कैन से लाइकवाइज जो भी जिसकी भी जो अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर चुका है, लाइकवाइज 1 डे स्ट्रेंथ है, 3 डेज स्ट्रेंथ है, 7 डेज स्ट्रेंथ है और 28 डेज स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए आपका पार्ट नंबर 2 काम आएगा उसकी टेस्टिंग के लिए। लाइकवाइज आपका कोई भी आपने बैचिंग प्लांट से कंक्रीट आया, कंक्रीट आने के बाद आपने क्या किया, उसका क्यूब भर दिया, क्यूब भरने के बाद आपने उसको 28 डेज क्यूरिंग टैंक में रख दिया। क्यूरिंग टैंक में पानी था, अब पानी के अंदर कोई भी सोलूबल क्लोराइड्स हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या मेथड काम आएगा, उस पार्टिकुलर जो वो मसाला से हमारा सेट हो गया, जो क्यूब हमारा सेट हो चुका है 28 डेज के बाद, उसकी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, उसके अंदर क्लोराइड्स हैं, वाटर सोलूबल
क्लोराइड्स कुछ भी था, ईच एंड एवरीथिंग को डिटरमाइन करने के लिए क्या टेस्ट लगेगा, उसके लिए पार्ट नंबर 2 काम आएगा। IS कोड नंबर 15103 स्पेसिफिकेशन फॉर फायर रेजिस्टेंट स्टील। भाई आपका जो स्टील है वो आग ना पकड़े, इस प्रकार के लिए हम लोगों को जो बिल्डिंग्स है उस बिल्डिंग में किस प्रकार का स्टील यूज़ करना है, उस स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, IS कोड नंबर 15103 में काम आएगा। एंड हमारा लास्ट IS कोड है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ IS कोड नंबर 15183, दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स। वैसे बिल्डिंग्स का जो AMC है, असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है AMC वर्क के लिए, और जिसमें आपका जनरल केस में मशीनरी एंड प्लांट वगैरह भी आ जाता है, उन सब चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए हमारा IS कोड नंबर 15183 काम आता है। पार्ट नंबर 1 जनरल मेंटेनेंस के लिए, पार्ट नंबर 2 जनरल मैनेजमेंट के लिए, पार्ट नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, एंड पार्ट नंबर 3 लेबर मैनेजमेंट के लिए हमारा कोड नंबर आता है IS कोड नंबर 15183। सो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर लर्नर्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस कंटेंट क्या है, इसकी वेटेज क्या है, और हमने देखा इस पार्टिकुलर सिलेबस को हम लोगों ने किस प्रकार से यूनिट्स में डिस्कस किया है, जो कि हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको हर पर्टिकुलर टॉपिक को सिखाऊंगा। एंड हमने देखा कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से IS कोड्स यूज रहेंगे। डोंट फॉरगेट, आप चैनल को लाइक कीजिए। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूँगा, और अपकमिंग वीडियोज़ में कंप्लीट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट काम आएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।